हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पहले भी इस चैप्टर को हमसे पढ़ लिए होंगे बच्चों, जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देखे होंगे। लेकिन जो लोग रिकॉर्डेड नहीं देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, आज लाइव आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर हमारा 3 जो है गद खंड का। आपको जैसा कि मालूम है, हम लोग वर्णिका पहले पूरा पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में बच्चों काव्य खंड भी हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गद खंड के चैप्टर नंबर 3 को, भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चों, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। हिंदी बहुत आसान होता है मेरे बच्चों। चैप्टर नंबर 3 है ये, और चैप्टर टोटल 12 है। इसके बाद 9 चैप्टर बचेंगे। अगर एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ाएं तो अगले 4 दिनों में हमारा ये बुक समाप्त हो जाएगा। कहते बच्चों भारत से हम क्या सीखें, ये वन शॉट होने वाला है। इसी चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर के विषय में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा जो चैप्टर, हमारा जो बुक है बच्चों, जिसका नाम है हमारा गोधोली, हमारे गोधोली में कितने पार्ट हैं, जल्दी बताओ। गोधोली में 2 पार्ट है, बोलो कौन कौन सा। महोदय सबसे पहला हमारा आता है गद खंड। क्या आता है? गद खंड। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्यारे बच्चों काव्य खंड। मैं पूछूंगा काव्य खंड में कितने चैप्टर हैं, आप बोलोगे सर काव्य खंड में टोटल 12 चैप्टर है। फिनिश हो गया? हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यस। बात करते हैं गद खंड में कितने चैप्टर है। 12 चैप्टर। कौन सा चल रहा है? तीसरा चल रहा है। 12 में से तीसरा। क्या हम रिकॉर्डेड पहले पढ़ा चुके हैं? हाँ, रिकॉर्डेड हम पहले पढ़ा चुके हैं। सर्च मार के देखेंगे जो भी चैप्टर, आपको फुल डिटेल में मिलेगा, फुल वीडियो आपको मिलेगा। जो चैप्टर देखना है आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप एक बात बताओ, 10th क्लास में हम लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों हमारा ड्रीम क्या होना चाहिए 10th क्लास के बच्चों का। और दिशा वाले बच्चों का ड्रीम क्या है? ड्रीम है 450 प्लस का। हिंदी में आपका क्या सपना है? हिंदी हिंदी में बच्चों 100/100 बहुत बच्चे लेकर के आए हैं, तो आपका सपना हिंदी में 100/100 होना चाहिए। क्या बुक आसान होता है? यस, बुक हमारा बहुत इजी होता है। बुक हमारा बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सभी टेलीग्राम ग्रुप पर। जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करके सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। हमारा क्लास कितने पार्ट में बटा है? आज का क्लास अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है लेखक परिचय। क्या पढ़ना है बच्चों? लेखक परिचय पढ़ना है। उसके बाद हमें पाठ का अर्थ समझना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से, टाइम बहुत कम है, आपके पास भी मेरे पास भी। आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कीजिए स्पीड में। सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे बहुत तेजी में, कम से कम 1200-1500 बच्चे जुड़ने चाहिए, तब क्लास में और मजा आता है और आनंद सा महसूस होता है। आगे बढ़ जाएं, बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं आप लोग जिस बैच में, इस बैच का नाम क्या है? हाँ, बैच का नाम है बच्चों ड्रीम 450 प्लस। यानी एक भी जो भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ता है उसका एक सपना होता है कि मुझे 450 प्लस अंक लेकर आना है किसी भी हाल में, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक तो प्यारे बच्चों ये नंबर है अपना, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट भेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ये जो है सबसे पहली बात है कि इसका आज का मोटिवेशन देखते हैं। कुछ ऐसा वक्त लाओ कि तुम खुद को हराना चाहो तो भी हार ना पाओ। कुछ ऐसा ही वक्त आपको लाना है, अपने लिए दिन रात मेहनत करनी है बच्चों, ठीक है। कोई बता सकते हैं इसके लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में। भारत में हम क्या सीखे, ये क्या है? सबसे पहली बात है बच्चों, भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। क्या सीखें, ये कौन सी विधा है? पहले ये बताओ कौन सी विधा है। तो बच्चों विधा की बात करते हैं तो ये एक भाषण है, पता है आपको, भाषण है। और ये भाषण किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भाषण दिया गया है बच्चों मैक्स मुलर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स मुलर के द्वारा ये भाषण दिया गया है। मैक्स मुलर के द्वारा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं मैक्स मुलर को क्या कहा गया है? तो मैक्स मुलर को बच्चों है ना, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा गया है। वेदांतियों का भी वेदांती कहा गया है मैक्स मुलर को। और ये बात किसने कहा था मैक्स मुलर को? वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम बच्चों पूछा जाए, इनके फादर का नाम क्या था? विलहेल्म मूलर, है ना, विलहेल्म। क्या था? विल हेल्म, है ना, हेल्म मूलर। विल हेल्म मूलर इनके पिताजी का नाम था बच्चों। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में। क्या आप तैयार हो? यस और नो जल्दी बताओ। यस 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 यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों।
आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है आपके सामने मैक्स मुलर साहब जी, जो भारत के बारे में, भारत के विषय में बहुत बड़ाई किए हैं। बड़ाई मतलब समझते हैं, किसी के चीजों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना बड़ाई कहलाता है। ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैक्स मुलर। इन्होंने भारत के बारे में बहुत बड़ाई किया है, बहुत ज्यादा बड़ाई। तो धन्यवाद मैक्स मुलर जी आपको। आइए मैक्स मुलर के बारे में पढ़ते हैं एक एक चीज को फटाफट से, बहुत तेजी में। कहते हैं कि विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर, पूरा नाम था, का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेना के डेसार्ट नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिताजी विल्हेम मुलर नहीं रहे। तो प्यारे बच्चों, उनके पिताजी किस एज में मर गए थे? किस एज में मैक्स मुलर थे जब उनके फादर मर गए थे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहते हैं पिताजी के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी उन्होंने लिखने लगे थे। तो प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर की बात करें तो सबसे पहली बात, वो किस भाषा में कविता लिखना स्टार्ट किया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस भाषा में उन्होंने कविता लिखना स्टार्ट किया। तो भाषा था बच्चों लैटिन। लैटिन भाषा में लिखना स्टार्ट किया। किस एज में फादर का डेथ हो गया? 4 वर्ष की उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई। जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यस महोदय, यस, यहां तक समझ में आ गया, यस लिखकर भेजिए फटाफट से। यस, सभी बच्चों को कहना है यस। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं कि 8 वर्ष की, है ना 8 नहीं बच्चों 18 होगा, 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने संस्कृत पढ़ना किस एज में स्टार्ट किया था? कहते हैं उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन में पद्यानुवाद भी उन्होंने किया। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आपको याद रखना है, 3-4 चीजें हैं। पहला है बच्चों हितोपदेश, पहला है हितोपदेश, ठीक है ना। और दूसरी है प्यारे बच्चों कठ और केन, कठ और केन बच्चों। और तीसरा है हमारा मेघदूत, मेघदूत। ये सभी जो रचना है, इन सभी को जर्मन भाषा में किसने लिखा? इन सभी रचनाओं को जर्मन भाषा में लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कठ और केन उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर किस आयु में संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया? आंसर लिखेंगे 18 वर्ष की आयु में। मैक्स मुलर के पिताजी मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी मर गए? तो कहेंगे 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे बच्चों, है ना सर। डेसार्ट नहीं बच्चों, डेसाऊ होगा सर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेकिंग किया गया, यहाँ पर डेसाऊ होगा। मुझे भी लग रहा था यहाँ पर मेरे बच्चे डेसाऊ होना चाहिए, डेसाऊ नगर होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। समझ में आ गया? आगे लिखा गया है कि मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों का चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया, है ना, महारानी विक्टोरिया बच्चों याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया, है ना, महारानी विक्टोरिया ने 1868 में उन्होंने अपने ऑसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं किस व्यक्ति से महारानी विक्टोरिया प्रभावित थी? किस व्यक्ति से महारानी विक्टोरिया प्रभावित थी? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सभी लोग किस व्यक्ति से। तो कहना बच्चों मैक्स मुलर से। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, तो कहिएगा स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने बच्चों, ठीक है। अगर यहां तक हो गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि यस महोदय हो गया। आगे बढ़िए, यस लिखकर भेजें, यस यस यस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा गया है कि उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो कहना बच्चों महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि इन्हें दी थी। कहते हैं किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, परंतु मैक्स मुलर को लगा कि यह छोटी मोटी बात है
और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति आगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। तो प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है ना, निधन हो गया 1900 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग है ना 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कहते हैं बच्चों, प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला के एक कड़ी है। बच्चों हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं यह पाठ क्या है, जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं यह पाठ क्या है, तो कमेंट बॉक्स में भाषण लिखिए। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। तो बच्चों ये जो भाषण है जिनमें मैक्स मुलर ने भारत के बारे में कुछ कहा है, ये भाषण किस भाषा में लिखा गया है बताइए। ये भाषण जो बोला गया है ये जर्मनी भाषा में, लेकिन हम इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसको हिंदी में करने वाले व्यक्ति कौन है बताइए। इसको हिंदी में करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसे हिंदी में किया है। कहते हैं बच्चों की भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक जो नए लोग भारत आते हैं अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। तो जो अंग्रेज अधिकारी भारत आ रहे हैं, जो अंग्रेज अधिकारी भारत आ रहे हैं उसको भाषण सुना रहे हैं कौन, उसे भाषण सुना रहे हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर उसे भाषण सुना रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है वो कितनी अच्छी है और कितनी पुरानी है, और सभी देशों को भारत से सीखना चाहिए, भारत से सीखना चाहिए। आगे लिखते हैं कि उनके लिए यह भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और इसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, यानी बातचीत करने लायक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता को प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया लेखक परिचय के बारे में पूरा का पूरा समाप्त। तो प्यारे बच्चों आपको लगता है क्या हम एक टेस्ट लगा दें आपका, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्या टेस्ट लगा दें, यस और नो। आइए बच्चों तो लेखक परिचय का हो जाए टेस्ट। तो ये रहा आपके सामने लेखक परिचय का टेस्ट, लेखक परिचय का मेरे बच्चों ये रहा टेस्ट। तो सबसे पहला सवाल है जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, यह पाठ कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो आप कहना बच्चों भाषण है। ये जो भाषण है बच्चों, ये जो भाषण है किसे सुनाया जा रहा है, किसे सुनाया जा रहा है, किसे सुनाया जा रहा है, तो कहना बच्चों युवा अंग्रेज अधिकारी को, युवा अंग्रेज अधिकारी को सुनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछे बच्चों कि इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन हैं, हिंदी रूपांतरण करने वाले व्यक्ति कौन है, तो हिंदी रूपांतरण करने वाले हैं डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जो हैं वो इसके हिंदी रूपांतरण करने वाले हैं। पूछा जाए बच्चों कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो जन्म बच्चों 6 दिसंबर, इनका जन्म लिखिएगा 6 दिसंबर, जन्म लिखिएगा 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। पूछा जाए मेरे बच्चों इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म बच्चों डेसाउ नगर, कहाँ पर, डेसाउ नगर जर्मनी में जन्म हुआ था। पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने पूछा जाए कि इनके पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम लिखिएगा विलहेल्म मूलर, है ना, विलहेल्म मूलर इनके पिताजी का नाम था। पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों आपसे कि इनकी जो मृत्यु है, इनके ना सॉरी विलहेल्म मूलर इनके पिता ना, इनकी माँ, इनके माता, किसका, माता का ना, इसके पिता का मृत्यु नहीं, माता या पिता का, है ना, किसकी मृत्यु हो गई थी मेरे बच्चे, किस एज में, है ना, किसकी, है ना, किस एज में हो गया था, पिता का निधन। हाँ पूछा जाए बच्चों पिता की, है ना, पिता का निधन बच्चों किस एज में हुआ था, तो पिता का निधन की बात करते हैं तो 4 वर्ष की आयु में हो गया था। और कहते हैं बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने सबसे पहले कविता किस भाषा में लिखी थी, कविता सबसे पहले किस भाषा में लिखी थी, तो गुरुजी लेटिन भाषा में लिखी थी। कहते हैं इन्होंने लीपजिंग विश्वविद्यालय में, है ना, किस भाषा को सीखना स्टार्ट किया था, लीपजिंग विश्वविद्यालय में किस भाषा को, तो कहते हैं लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा को किस एज में, तो 18 वर्ष की आयु में सीखना स्टार्ट किया था। कहते हैं प्यारे बच्चों 10वें नंबर में सवाल है, यार आपसे पूछा जाए कठ और केन,
कठ और केन उपनिषद का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। कहते हैं बच्चों की मैक्स मुलर, है ना, मैक्स मुलर ने किया था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहने वाले कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने, कहते हैं बच्चों कि इसको भाषण सुनने के लिए महारानी विक्टोरिया ने कब बुलाया था? महारानी विक्टोरिया ने कब बुलाया था? महारानी विक्टोरिया ने इन्हें 1868 ईस्वी में बुलाया था। महारानी विक्टोरिया ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? महारानी विक्टोरिया ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? तो बच्चों नाइट की उपाधि दी थी। क्या इन्होंने उसे स्वीकार किया था? नहीं महोदय, अस्वीकार कर दिया था इन्होंने बच्चों। किसके अनुसार से ना, किस देश की संस्कृति सभ्यता सबसे अच्छी है? संस्कृति एवं सभ्यता किस देश की सबसे अच्छी है? तो कहते हैं संस्कृति और सभ्यता जो है वो भारत देश की सबसे अच्छी है। पूछा जाए बच्चों कि मैक्स मुलर का निधन कब हो गया? तो मैक्स मुलर का निधन कहा गया है वर्ष 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का निधन हो गया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से हमारा लेखक परिचय कंप्लीट हो गया। बस आप लोग एक बार क्लास को मेरे बच्चे सब लोग लाइक कर देना और दोस्तों में एक बार सब लोग शेयर कर देना। सभी बच्चे दोस्तों में शेयर कर देना बहुत तेजी में। अब हम लोग स्टार्ट करें। क्या पाठ पढ़ना स्टार्ट किया जाए? जल्दी बोलो हाँ या ना, स्पीड में। यस, क्या यहाँ से पाठ पढ़ना शुरू करें बच्चों? जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। आइए बच्चों कितने स्लाइड में है देखते हैं। स्लाइड बच्चों स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28। हाँ बच्चों 30 35 स्लाइड में है टोटल हमारा। बाबा श्री बाबा, है ना, लंबा साइड बच्चों। ठीक है, तो स्पीड पढ़ना पड़ेगा। 65 लगभग 40 स्लाइड में हमारा चैप्टर है टोटल। बहुत तेजी में पढ़ना पड़ेगा। आइए पाठ पढ़ना शुरू करें। यस, क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे। हाँ दिया गया, सब कुछ दिया गया है। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अब लीजिए आपके सामने शुरू होता है पाठ पढ़ना मेरे बच्चे। ठीक है, बहुत जल्दी पढ़ेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। आइए, कहते हैं भारत में हम क्या सीखे? ये अपने भारत माता है बच्चों और भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए सबसे पहला देखते हैं बच्चों। लिखा गया सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा वह देश है भारत बच्चों। कहते हैं कि सर्वविध मतलब कि सभी चीजों से संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य, कौन सा ऐसा देश है जहां पर सभी कुछ पाए जाते हैं, सभी संपदाएं हैं, अच्छी हवाएं हैं, पानी है, जल है, वृक्ष हैं, सब कुछ हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा देश कौन सा है, तो मैक्स मुलर कहते हैं भारत। कहते हैं भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पर धरती पर ही बच्चों स्वर्ग नजर आता है। कहते हैं यदि आप यह जानना चाहेंगे कि मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाला हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो मैं यहां पर भी भारत का नाम लूंगा। तो बच्चों कहते हैं भारत एक ऐसा देश हुआ है जहां पर आकर के बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, जहां पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। भारत में सबसे पहला बच्चों भारत में आर्यभट्ट हुए हैं। तो भारत के बारे में यहाँ क्या हो रही है बताइए? बड़ाई हो रही है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में मेरे बच्चे कि प्लेटो और कांट कौन है, बताओ प्लेटो और कांट कौन है? तो आंसर में क्या लिखेंगे बताइए? आंसर में लिखिए वो दोनों दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, वो दोनों दार्शनिक हैं। हो गया तो यस लिखकर भेजें। यस महोदय समझ गए। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य वाला देश कौन सा है? कहिएगा बच्चों भारत। और कहेंगे कौन सा ऐसा देश है जहां पर भूतल पर ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है? कहिएगा बच्चों भारत। और तीसरा आएगा प्लेटो और कांट कौन थे? कहिएगा दार्शनिक। अगला हमारा आता है मेरे बच्चे की, और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम
परिपूर्ण, अधिक सना, अधिक सर्वांगिक, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि सना संपूर्णतः मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर से भारत का नाम लूंगा। तो बच्चों यहाँ पर मैक्स मुलर फिर से कहते हैं कि किस देश का साहित्य हमें पढ़ना चाहिए, जिसको पढ़ने से हमारी बुद्धि बढ़ेगी, जिसको पढ़ने से हमारी सोच बढ़ेगी, जिसको पढ़ने से हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, जिसको पढ़ने से यह जन्म नहीं अगला जन्म भी अच्छा होगा, तो वह देश कौन सा होना चाहिए। किस देश का साहित्य बच्चों पढ़ने के बारे में मैक्स मुलर कहते हैं, किस देश का साहित्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहते हैं जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत का कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ऐसे दूसरे शहरों की याद आ रही होगी, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्राम वासियों की ओर है ना ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। तो पहले बच्चों कहते हैं ये मतलब कि बहुत सारे लोगों को कहना चाहते हैं कि आज अगर आप भारत देखने गए होंगे तो आप कलकत्ता घूमे होंगे, दिल्ली घूमे होंगे, मुंबई घूमे होंगे, लेकिन असली भारत जो है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है बताइए। लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो कहते हैं सच्चे भारत का दर्शन लेखक के अनुसार ग्राम में हो सकता है, गाँव में हो सकता है, गाँवों में ही सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा लेखक कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं बच्चों। आगे कहते हैं कि कहते हैं कि 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों आज का भारत भी है ना, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपीय लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पेट किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिसके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मैक्स मुलर है ये है यूरोपीय, क्या है बच्चों, ये जो है ये क्या है, यूरोपीय है। मैक्स मुलर क्या है, यूरोपीय हैं, और ये इस पाठ में बता रहे हैं कि जो मतलब हम लोग जो चीज अभी कर रहे हैं, जो भी चीज हम लोग खोज कर रहे हैं या जो भी चीज के बारे में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भारत पहले ही कर चुका है बच्चों। कहते हैं आगे लिखा गया, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, ध्यान दीजिएगा है ना, अब क्या कह रहे हैं, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यानी कह रहा है हर वो चीज जो आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भारत में है। बोलो है या नहीं। कहते हैं यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत का ऐसा फुलवारी है जो हकरस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। कहते हैं आप जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं भारत में आपके लिए हर चीज है, भारत में आपके लिए हर चीज है। चाहे आप प्यारे बच्चों भूविज्ञान में रुचि रखते हैं उसके लिए भी जगह है, वनस्पति विज्ञान में रखते हैं उसके लिए भी रुचि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि आपसे पूछा जाएगा कि जो है ना हकरस का संबंध किससे, हकरस है ना, हकरस का संबंध किससे है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग कि हकरस जो है इसका संबंध किससे है, हकरस का संबंध किससे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे लिखा गया है यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल को और अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप निवृत्त विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। बच्चों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निवृत्त विद्या का संबंध किससे है, निवृत्त विद्या का संबंध किससे है, निवृत्त विद्या का संबंध किससे है, तो कहिएगा बच्चों है ना किससे है, तो मानव विज्ञान से। किससे है, मानव विज्ञान से निवृत्त विद्या का संबंध है। ठीक है, आगे कहा गया है, आगे लिखा गया है यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, यदि आप पुरानी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उससे लगाव रखते हैं, और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चहना या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा विहारों के ध्वस्त अवशेषों को
खोद निकालने के लिए आपका फावरा आतुर हो उठेगा। यानी कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में, यानी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं बताओ बच्चों, इन सभी बात को बोल करके क्या कहना चाह रहे हैं मैक्स मुलर बताइए। तो गुरुजी मैक्स मुलर बता रहे हैं, जो भी नया अधिकारी भारत आ रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी को मैक्स मुलर बता रहे हैं कि भारत में हर वो चीज है जो आप ढूंढना चाहते हैं, हर वो चीज है, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे भारत में वो चीज है, हर वो चीज है भारत में, यही बताना चाह रहे हैं। बोलो हाँ या ना। आगे कहते हैं यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए कोई लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी है ना, ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडियन, सेको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत अच्छी जानकारी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस है ना किसे बच्चों 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। किस गवर्नर जनरल को 172 दारिस नामक सोने से भरा एक घड़ा मिला था? 172 दारिस नामक, नाम क्या था है ना उस घड़े का? 172 दारिस नाम था। किसे मिला था? तो कहते हैं बच्चों किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। उस समय वो भारत के जनरल थे, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था मेरे बच्चे 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा सिक्का मिला था, है ना, सोने सिक्के से भरा घड़ा मिला था। कहते हैं मेरे बच्चे कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के को यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपनी मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित करेगा। तो प्यारे बच्चों, जो घड़ा का सिक्का मिला जो सिक्के का घड़ा मिला था उसे कहाँ भेज दिया गया बताइए? जो वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में एक घड़ा मिला था, उस घड़ा को वो कहाँ भेज दिए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कहाँ भेज दिए बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। घड़ा कहाँ भेज दिए? कहाँ भेज दिए? ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो बच्चों उन्होंने घड़ा को कहाँ भेज दिया? घड़ा को ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भेज दिया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल के पास उन्हें भेज दिया। कहते हैं प्यारे बच्चों, किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। और वो लोग क्या कर दिए? उसको गला दिए। हे भगवान! जब वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे इंग्लैंड लौटे तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। तब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य में कभी ना होने दें। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि पहले भी जो है इंग्लैंड से बहुत लोग आए थे और आपके ही एक गवर्नर जनरल थे जिसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। वाराणसी के पास उसे एक घड़ा मिला था सोना का, बहुत पुराना सोना का घड़ा था, उसको रखना चाहिए था, लेकिन तुम बुड़बक सब अंग्रेज सब गला दिया उसको। तो बताइए अंग्रेज सब क्या क्या था? बताइए अंग्रेज सब क्या क्या था? गला दिया था, ठीक है ना। तो वो उसको बता रहे हैं भैया तुम लोग एकदम मूर्ख आदमी हो। कहते हैं बच्चों की देवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फल स्वरूप संपूर्ण देवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है ना, अन्यंत्र कहीं नहीं। तो बच्चों एक कहते हैं कि देवत विज्ञान की खोज के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि देवत विज्ञान की खोज कहाँ पर हुई। तो क्या लिखेंगे? लिखिएगा देवत विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा देवत विज्ञान की खोज कहाँ हुई थी। कहते हैं मेरे बच्चे कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किसके कारण नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नया नव जीवन का संचार हुआ है? किसके कारण? किस देश के कारण नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भी नव जीवन का संचार हुआ है? किसके कारण? कहिएगा भारत देश के कारण। क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध बहुत प्रकार के साधनों और मार्गों के द्वारा
अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्राचीन कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लूटो के ना क्रटिलस से मिलती हैं। तो बच्चों कहा गया है कि यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ कथा कहावत भी बहुत है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां पर कथा कहावत के बारे में भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारा कथा कहावत आपको सुनने को मिल जाएगा। अगला है, तो क्या यह कहावत तो क्या यह कहते हैं तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम है ना न्यूले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रेटिस की कहानियों में स्थान कैसे पाई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना बाकी है। तो बच्चों ये पूरा इतिहास बता रहे हैं, पहले क्या क्या हुआ है, कौन सी कहानी कहां से भागकर कहां गई। पहले बच्चों अगर एक कहानी भारत में बनती है तो क्या ये सिर्फ भारत में रहेगी? एक कहानी मेरे बच्चे जो भारत में बनती है, क्या ये भारत में रहेगी या अन्य देशों में भी जाएगी? सर अन्य में भी जाएगी। आगे लिखा गया है ना, हमें इससे भी और अधिक प्रलय युग में प्रवेश करना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की ओर दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपता मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर गई हैं, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य में मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। किंतु संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर आदि और चंदन आदि जिन वस्तुओं के सोफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है। तो ये बच्चों एक बता रहे हैं पुरानी चीजों को कि जो चीज हुआ है। इनका कहना है कि संस्कृत शब्दों के कुछ कुछ वर्ड हैं, जैसे हाथी का दांत है, बंदर है, मोर है, चंदन है, ये सब कहाँ पर मिले हैं बताइए? ये सब शब्द कहाँ से मिले हैं बताइए? कहाँ से? तो कहते हैं गुरुजी ये सब बाइबल से मिले। कहाँ से? बाइबल से मिले। फालतू चीजें ये सब। ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं अन्य देश से नहीं लाई जा सकती, और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस के खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल, देखो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है शाहनामा का रचना काल, एग्जाम में पूछा गया फटाफट, है ना। शाहनामा का रचना काल पूछा जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान देना। पूछा गया है कि शाहनामा का रचना काल जो है वो क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। शाहनामा का रचना काल जो है वो 10वीं 11वीं सदी, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर आप जल्दी सिलेबस खत्म करो, क्या करो तब है ना। रचना काल में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा शाहनामा के रचना काल, कहिएगा 10वीं से 11वीं सदी तक। ठीक है बच्चों, आगे लिखा गया, कहते हैं आप में से कईयों ने, यहाँ पर अंग्रेज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजों को बता रहे हैं मैक्स मुलर जी, क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। ये अंग्रेज को बता रहे हैं कि आप लोग भाषा का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किए होंगे। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणों, तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? बच्चों आपको पता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा शायद ही कोई देश है जहाँ की भाषा के साथ व्याकरण भी पढ़ना पड़ता है। बच्चों बताइए, हम लोग खुशनसीब हैं, हमारा एक ऐसा भाषा है हिंदी जिसमें व्याकरण भी पढ़ना पड़ता है। बताइए हाँ या ना, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर, बहुत कम देश हैं ऐसे। आगे लिखा गया है, नेक्स्ट है बच्चों, कहते हैं कि वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुर्ची, है ना, हुन, अरब, ईरानी
और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अंग्रेजों को बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। बताओ बच्चों, बात सही है कि नहीं है, बताइए। इतनी प्रकार की भाषाएं विश्व के किसी भी देश में नहीं बोली जाती हैं जितना भारत में है, जितना भारत में है बच्चों। आगे कहते हैं कि यदि आप विधि शिक्षा, है ना, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कानून वालों, सुनिए, कानून के बारे में भारत में बहुत कुछ है ना। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे ऐतिहासिक जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास में सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव शास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो पहले बच्चों क्या कहते हैं, अगर आप कानून के भी स्टूडेंट हैं, कानून के भी विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भारत में बहुत कुछ है सीखने के लिए। कहते हैं फिर आगे, यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करती है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों को रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन को सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। तो यहाँ पर भारत की किस कानून व्यवस्था का चर्चा हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अंग्रेजों को यहाँ पर किस व्यवस्था की विशेषता के बारे में मैक्स मुलर बता रहे हैं, किस विशेषता के बारे में बता रहे हैं, बताइए। भारत की किस विशेषता के बारे में यहाँ पर मैक्स मुलर बता रहे हैं पंचायत के बारे में। जो भारत में कानून है पंचायत के बारे में बता रहे हैं कि भारत में अगर आपको कानून का देखना है कि कानून कैसे चलता है, लोगों का फैसला कैसे होता है, तो आपको भारत में पंचायत जाकर के देखना चाहिए। आगे कहते हैं, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव आपको उसको प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा बौद्ध धर्म की जन्मभूमि क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं, रोज नया कुछ न कुछ भारत में होता रहता है। कहते हैं भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। कहते हैं बच्चों भारत एक ऐसा देश है जो, है ना, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र मतलब हम हर जगह अत्यंत प्राचीन, अपने आप को बहुत पुराना भी महसूस करेंगे और भविष्य के लिए लगेगा कि ऐसे कि हम ही भविष्य हैं, हम ही प्राचीन है भारत में। कहते हैं वहां आपको ऐसे शुभ अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो, चाहे उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसला हो, सीखने या सिखाने योग्य की कोई बातें क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेंगी जैसे विश्व में में अत्यंत कहीं नहीं मिल सकती। तो कहते हैं किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, हर क्षेत्र में बेस्ट कौन है बताइए। हर क्षेत्र में मैक्स मुलर के अनुसार बेस्ट कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कहते हैं कि संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर चिंतन होना चाहिए, ऐसी ना चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का मिले जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति और सदास्यता को जगाने का पाठ भी है, प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिलेंगे। तो कहते हैं बच्चों संस्कृत विषय में ऐसे ऐसे चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे पाठ मिलेंगे जिसको पढ़ करके आपके अंदर की जो सहानुभूति है वो जग जाएगी। आपके अंदर की क्या जग जाएगी, सहानुभूति जग जाएगी।
कहते हैं मेरे बच्चे, मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूपी पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। बच्चों बताइए, किसी भी क्षेत्र में क्या भारत को हम दूसरे नंबर पर रख सकते हैं? मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र में क्या भारत को दूसरे नंबर पर रख सकते हैं? नहीं, हमेशा एक नंबर पर रहेगा। कहते हैं कि बच्चों, मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों ना बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, देवत्व विज्ञान हो, दर्शन हो, चाहे विधि शास्त्र हो या कानून हो, कुछ भी हो, अथवा रीति रिवाज परंपरा हो, कहते हैं प्राचीन कला या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का, इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें ना चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यानी हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 पर है। कुछ भी कर लीजिए अंग्रेज जी, सुन लीजिए, यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्यान, है ना, व्याख्याता विवेचन कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाला इतिहासों के सब अध्याय मिलाकर भी एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वाह वाह, ताली होना चाहिए, ताली बजाओ बच्चों, ताली होना चाहिए। कहते हैं कि भारत का अगर हम एक भी चैप्टर पढ़ लेते हैं, भारत के इतिहास का अगर हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, भारत के इतिहास का अगर एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो प्यारे बच्चों, हमारे जो यूरोपीय देश के एक बुक के बराबर है। एक चैप्टर जो है भारत का, वो एक बुक के बराबर है। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, है ना, बहुत बड़ी बात कही मेरे बच्चों, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बढ़िया। कहते हैं मेरे बच्चे, आगे लिखा गया है, मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करना चाहूंगा जिसका नाम संस्कृत है। तो प्यारे बच्चों, सबसे प्राचीन भाषा किसे माना है? संस्कृत को, है ना। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण से हम उस पर इतना ध्यान देते हैं, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत में, है ना, सर्वातिशायी क्यों है? तो कहते हैं बच्चों कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि वह प्राचीन है। संस्कृत की पहली विशेषता बताओ बच्चों, कि बहुत पुरानी है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप से आज यह हम तक पहुंची है, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित हैं। ग्रीक और लैटिन भाषा, है ना, भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात हैं, और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है ना, किया जा रहा है कि इन दिनों भाषाओं के कुछ न कुछ साम्यक अवश्य हैं। तो बच्चों, सबसे प्राचीन भाषा किसे माना गया? संस्कृत को माना गया है। ग्रीक और लैटिन से भी प्राचीन भाषा संस्कृत को माना गया है। कहते हैं किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानताओं को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान ली जाती थी, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गांधिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटोनिक भाषाएं, है ना, भाषाओं, पुरानी कैलेक्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा था। कहते हैं आगे, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ इतना अधिक अंतर भी इसमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना हो रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुक वाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान की मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। तो बच्चों, किसके आने के कारण लोगों के मन में भाषाओं को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया? किस भाषा के कारण बच्चों कंफ्यूजन दूर होने लगा? तो कहते हैं उस भाषा का नाम है संस्कृत। जब संस्कृत आ गया तो लोगों के मन में भाषाओं को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने लगे। कहते हैं कि और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। अग्रजा मतलब बड़ा, सभी से अग्रजा। सबसे बड़ी भाषा कौन है बताइए? सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कहते हैं उसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। कहते हैं बच्चों, यदि आग के लिए संस्कृत में अग्नि है, और लैटिन में इसे कहते हैं, है ना, में इसे इग्निस, एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निर्धारित रूप से यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आय को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन
इग्निम और स्कोटियम भाषा के झोले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटोनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थीं, भले ही वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द ही क्यों ना गढ़ लिए गए हों। आगे लिखा गया है, दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कहते हैं बच्चों, कुछ ऐसा शब्द है जो कहीं एक जगह बहुत चलता है और वही शब्द किसी दूसरे जगह नहीं चल पाता है। सही बात है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पहले चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। बच्चों, हम लोग ये अभी कल्पना करेंगे कि जो आर्य थे, जो हिंदू कहलाए, वो चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। तो बता रहे हैं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसह, बच्चों पूछा जाए कि चूहे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। तो कहते हैं मूसह, ग्रीक में से मूस, लेटिन में मुस और पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में से मूस कहते थे। इसे मूस कहते थे। ये मूसा के बारे में बताया गया है। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तथिक्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ उसकी पहचान में कहीं कोई घपला ना हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र भी भली भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व ही सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोवेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। कहते हैं कि इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, वह भी उन लोगों को अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी, है ना। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्भव स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जाति एक दूसरी से पृथक हुई थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के प्रभावों के उतार चढ़ाव से घिस मंझकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी है। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक एसीम जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला कहीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शब्द और उपयुक्त कहाँ मिल सकता है। उन भाषाओं में खड़ा होता हूं या ठहरता हूं, मैं जाती हूं, मैं उगता या उत्पन्न होता हूं, या मैं बदलता हूं जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु अस्मि, मैं हूं, यह क्रिया केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी पता होगा संस्कृत में होता है अस्मि। क्या होता है? मैं अस्मि मतलब क्या होता है ना। अस्मि मतलब क्या होता है बताइए। अस्मि मतलब क्या होता है? अस्मि का अर्थ क्या होता है बताइए। कहते हैं कि उस समय जो आर्य लोग थे वो अस्मि शब्द का उपयोग करते थे। आप बताइए कि अस्मि किस भाषा में है। तो आप कहेंगे कि अस्मि का मतलब होता है हूं बच्चों, मैं हूं। अस्मि का मतलब होता है हूं। संस्कृत आप पढ़े होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय आर्य लोग थे वो लोग संस्कृत का उपयोग करते थे मेरे बच्चे, आर्य, है ना। सर आप नहीं समझ रहे हैं बल्कि आप खुद पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर कुछ ऐसा शब्द होगा जो आपको समझाना होगा तो हम समझाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो हम आपको बताएंगे। ये सिर्फ पढ़ने वाला है, जो मेन बात है वो निकालना है बच्चों। इसमें कुछ देखो, कुछ चैप्टर ऐसा होता है, हम आपको कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, आगे लिखा गया मेरे बच्चे, मैं कहते हैं कि मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारियों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की उपेक्षा कहीं और अधिक ज्ञातत्व और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक देता है।
यानी बच्चों एक भाषा, यानी एक ही भाषा को अगर दो लोग बोलते हैं तो दोनों में कितना अपनापन होता है। सोचिए अमेरिका में अगर बिहारी बोलने वाला कोई मिल जाए तब क्या होगा। अमेरिका देश में अगर कोई बिहारी भाषा बोलने वाला मिल जाए तो कितना लगता है ना, भाई मिल गया हमको। और भारत और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से ही है ना, से वही जो ग्रीक, लेटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं, यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते। और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी नहीं सिखा पाती। तो बच्चों कहने का अर्थ है, यह किस देश की भाषा को, किस देश की भाषा की बड़ाई कर रहे हैं, तो भारत की बड़ाई कर रहे हैं। कौन? मैक्स मुलर भारत के विषय में बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य साहित्य याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। कितना हजार साल पहले की बात है? 3000। और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सानध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लेटिन के ही है ना, के ही क्यों जर्मन और रूसी से है ना, रूसी के भी सर्वथा समान है ना। कहते हैं कि हमारे स्कूल में जो टीचर थे उनका नाम बताइए। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, मैक्स मुलर बता रहे हैं, इसका नाम था डॉक्टर कली, ने बताया कि एक ऐसी भाषा है जो ग्रीक, लेटिन, जर्मन, रूसी ये सबके समान है, इन सभी के समान है। एक के भाषा इस सब भाषा के समान है, ये इनके टीचर साहब ने बताए थे। अब बच्चों देखते हैं, यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं, हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लेटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। अब हमारे सामने ऐसे तत्व उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा, नतमस्तक होना ही पड़ा। कहते हैं कि भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई हैं। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। यानी भारत के बारे में फिर से ये एक बार बड़ाई कर रहे हैं। कहते हैं कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार साल बाद उन्हें अचानक मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो ये आश्चर्यभूत होंगे। बोलो बच्चों, सही बात है ना? अगर मान के चलिए अचानक ऐसा अभी भूकंप वगैरह आता है और हम सब लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, और हम लोग 200-300 साल बाद आएंगे। कितने दिन बताइए, है ना, कितने दिन बाद आएंगे बताइए? तो हम 200-300 साल बाद आएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। एक बार हम लोग गायब हो जाइए और 200-300 साल बाद आइए, 200-300 साल बाद, 200-300 साल बाद आइए और फिर पता चलेगा कि एक भाषा थी, एक हिंदी भाषा। तब तक मतलब हम लोग इस भाषा को भूल जाएंगे, कोई और भाषा बोलने लगेंगे और जब इस भाषा का याद आएगा तो क्या होगा, वही यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भले ना और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से जाग हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे जीवन में बस इतना ही किया है, जो है ना, बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। कहते हैं इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। कहते हैं भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त की जा सकते थे। आज हमारा इतिहास यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में
अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी और कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुंचना है। कहते हैं कि हम सब पूर्व से आए थे। हम लोग कहाँ से आए थे बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या निसारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे, अभी अंग्रेज को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताइए? अभी अंग्रेजों को क्या सिखा रहे हैं? अंग्रेजों को बता रहे हैं कि अगले वर्ष जब आप भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहूंगा कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स, है ना, पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि सर विलियम जोन्स, है ना, सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा को समाप्ति कर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर विलियम जोन्स भारत कब आए थे? किसी को मालूम है क्या बच्चों? किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर विलियम जोन्स भारत कब आए थे। आगे लिखा गया है कि सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 में अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक मेरे सामने था। तो पहले बच्चों कहते हैं कि 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स भारत आए थे और पहली बार उन्होंने भारत को अपने आंखों से देखा था। कहते हैं कि फारस या ईरान हमारे बाईं ओर थे तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंग भूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी। आगे लिखते हैं, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानूनों या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा आदि के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जा रही है। कहते हैं मैं यह कहे बिना नहीं रह सका, है ना। सर विलियम जोन्स कहते हैं कि मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों, एग्जाम में पूछा जाता है कि सर विलियम जोन्स क्या थे, तो कहना बच्चों वो स्वप्नदर्शी थे, है ना, की आवश्यकता है। भारत जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है, तो सर विलियम जोन्स की उम्र कितनी थी बच्चों? 37 वर्ष थी। तब उनके पीछे इंग्लैंड को सुमधुर स्मृतियों तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि भारत की अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकताओं में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात यह स्थिति आज से 100 साल पहले थी, आज भी वैसी ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। कहते हैं आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के
पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ समाप्त हो गया और इस पाठ में भारत के बारे में, भारत के विषय में बहुत अच्छे से बताया गया था। ये पाठ बच्चों समाप्त हुआ, थोड़ा सा जरूर था बच्चों नॉलेजेबल टाइप का था, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन पाठ समाप्त हुआ। कैसा लगा आप सभी को जल्दी बताइए फटाफट तेजी में कमेंट बॉक्स में, ये कैसा लगा महोदय। हाँ, हमने पूरा पाठ पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि पाठ आपको बोरिंग लगता है, पाठ आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये पाठ पढ़ने में 1-2 दिन का टाइम लगना चाहिए, लेकिन जब हम आप इसको फास्ट पढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत कुछ नहीं समझा पा रहे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, सारे क्वेश्चन बनेंगे, इस बात की 100% गारंटी है बच्चों। देखो 100% गारंटी है कि सवाल बनेंगे, सवाल बनेंगे बच्चों, सवाल बनेंगे। अब देखो कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो दिक्कत भरा होता है, जैसे 1-2 चैप्टर और होंगे इसमें, एक आध चैप्टर और होंगे, बाकी सब आसान है, ठीक है। तो अब बच्चों 9 चैप्टर बचे हैं, इसके बाद सबको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन शुरू करें, जल्दी बताओ, स्टार्ट करें। यस, तो प्यारे बच्चों हमेशा फुल टॉस बॉल नहीं होता है जिसमें आप छक्का लगा सकते हैं, कभी कभी याद रखना जीवन में कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ चीजें हाँ उसको झेलना पड़ता है। आ जाओ, क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बनाओ फटाफट से, पहला सवाल लगाओ। कितने सवाल हैं मेरे बच्चे टोटल? सवाल भी ज्यादा नहीं है, 30 सवाल हैं। लगाओ पहला क्वेश्चन, भारत में हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत में हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है? तो बच्चों भारत में हम क्या सीखे, इसके रचनाकार है मैक्स मुलर, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल लगाइए, भारत से हम क्या सीखें क्या है, ये कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखें, ये कौन सी विधा है? तो बच्चों एक भाषण है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, मैक्स मुलर थे भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, या सभी थे? तो बच्चों कह सकते हैं कि इनके मन में सब कुछ था, भारत के प्रति भक्ति भी थी, संस्कृत अनुरागी भी थे, है ना। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो बच्चों उनके पिता का नाम विलहेल्म मुलर था, विलहेल्म मुलर। अगला सवाल आता है ना, विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म बच्चों जर्मनी में, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। अगला सवाल लगाते हैं, मैक्स मुलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लेपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना आरंभ किया था। किस एज में संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया था? तो बच्चों 18 साल की एज में, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग पढ़े थे कि मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। तो बच्चों 6 दिसंबर 1823 कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल लगाते हैं, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो जो युवा अधिकारी हैं, जो अंग्रेज अधिकारी भारत जा रहे हैं, उसे नेक्स्ट सिकंदर कहा है। तो उन्होंने युवा अंग्रेज अधिकारियों को, जो युवा अंग्रेज अधिकारी हैं जो अभी जा रहे हैं भारत, उसको नया सिकंदर कहकर भेजा है। कहते हैं मैक्स मुलर ने के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा मेरे बच्चे संस्कृत भाषा को माना जा रहा है। अगला सवाल है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो सर विलियम जोन्स जो थे समुद्री यात्रा करते हुए भारत 83 में पहुंचे थे, 1783 में। अगला है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो वारेन हेस्टिंग्स बच्चों उस समय कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के थे, ऑप्शन ए सही है। अगला, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? कौन सा देश है जो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है? वो भारत देश है। अगला है, दारिस क्या है बच्चों? दारिस क्या था? एक सोने का घड़ा था बच्चों। तो सोने के सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा, तो बच्चों सोने का सिक्का, ऑप्शन ए सही है। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था भरा घड़ा? तो वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी सही है। वाराणसी में किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? तो बच्चों नीति कथा, नीति कथा याद रखिएगा। अगला आता है, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत। यदि आप मुझे उस भूखंड का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यह है बच्चों, भारत से हम क्या सीखें। अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किया है? किस भाषा में अनुवाद किया है? तो हम इसे जर्मन भाषा में पढ़ते हैं। अगला सवाल है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद है ना
किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश का किसने प्रकाशित किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो भारत से हम क्या सीखें। अगला, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पतियों को अपना अनायास अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है? कौन सा देश है? तो भारत देश है। अगला आता है, किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किसके समय में सोने से भरा घड़ा मिला था? तो कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स के समय की बात है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? कितने दारिस नामक? 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। कौन सी भाषा और उसका इतिहास कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? इसका बच्चों तो कहते हैं संस्कृत का। ऑप्शन ए सही है। अगला, प्लूटो और कांट के अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश कौन सा है? कौन सा देश है जो प्लूटो और कांट जैसे लोगों को भी अपनी ओर खींच लेता है? वो है भारत बच्चों। अगला, हरकस क्या थे? हरकस मेरे बच्चे वनस्पति विज्ञान में थे। वनस्पति विज्ञान में आपको पता है कि वो हरकस थे। अगला सवाल आता है, महारानी विक्टोरिया ने के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? तो मैक्स मुलर को दी थी, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। अगला सवाल है, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। अगला सवाल लास्ट है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। एक बच्चा का कहना है 18 नंबर मिस्टेक है। एक बार देख लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। सवाल था बच्चों, मैक्स मुलर ने कठ और केनादी उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में किया था। बिल्कुल सही सवाल है। तो बच्चों बताइए 30 में मेरे बच्चों ने कितना सही किया बताओ। 30 सवाल में। अच्छा, और हैं बच्चों, माफ कीजिएगा, और सवाल हैं कि प्लूटो और कांट क्या थे? तो प्लूटो और कांट क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। अगला सवाल है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत मेरे बच्चे गांवों में बसता है। ऑप्शन ए सही लगा लेना। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत की अधिक आबादी बच्चों कहाँ बसती है? गांवों में बसती है। अगला सवाल है, संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? संस्कृत की पहली विशेषता ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी भाषा है। शाहनामा का रचनाकाल क्या था? तो शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी था। आपको बताए थे हम, 10वीं से 11वीं सदी था। अगला, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो ये भारत के थे मेरे बच्चे, भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, निवृत्त विद्या का संबंध किससे है? निवृत्त विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो बच्चों कालिदास की मेघदूत का। मेघदूत कालिदास की पुस्तक है जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया है। चलिए बच्चों, समाप्त हो गया। तो बताइए 39 में आपका स्कोर क्या रहा? 39 में मेरे बच्चे आपका कितना स्कोर रहा? जल्दी बताओ। ठीक है, आइए अब देखते हैं सब्जेक्टिव सवाल को। सब्जेक्टिव सवाल लगते हैं मेरे बच्चे, टोटल 5 सवाल हैं। पहला सवाल सब्जेक्टिव में है कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा कि भारत ही सबसे महान देश है? तो कहते हैं लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपदा मतलब सभी संपदाओं से और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा देश पर मतलब कि परिपूर्ण देश कहा है, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए भारत के बारे में ऐसा कहा है। अगर आप लिख देंगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि यस महोदय हम लिख देंगे कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य वाला देश भारत है। ऐसा क्यों कहा है? इसके पीछे रीजन है कि भारत में सब संपदा है, भारत में प्राकृतिक सौंदर्य है, भारत में सब कुछ है बच्चों। अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही है।
असली जो संस्कृति है वो अपने ग्रामीण में ही है। लिख देंगे, मोस्ट वीवीआई सवाल है, 2024 में पक्का आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो गाँव में हो सकता है, क्योंकि सच्चा भारत जो है वो गाँव में ही है, हमारी जो असली संस्कृति है वो गाँव में ही देखने को मिलती है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो यहाँ पर बहुत धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बोधि, पारसी, यहूदी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसा भारत ही एकमात्र देश है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का कैसा महत्व है, तो बच्चों कहते हैं कि भारत का काफी ही विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। अगला है, भारत किस तरह अतीत मतलब बीता हुआ, अतीत मतलब बीता हुआ, सुदूर भविष्य मतलब कि बहुत है ना, सुदूर मतलब बहुत दूर के इलाके का भविष्य। कहते हैं कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, यानी कि जो बीत गया है उसको और जो आने वाला भविष्य है उसको, दोनों को किस तरह जोड़ता है। तो कहते हैं अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है ना। आंसर लिखेंगे कि भारत जो है मेरे बच्चे, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है। तो हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है, जिसको पढ़ करके हम भविष्य भी अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है अतीत और सुदूर दोनों को जोड़ता है। ठीक है, लास्ट सवाल है मेरे बच्चे कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेखक वास्तविक इतिहास, जो भारत का इतिहास है ना बच्चों, इसको वास्तविक इतिहास मानते हैं, जिसको पढ़ करके हम कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ा कुछ सीखा ही नहीं। तो कहते हैं कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है या सीखने को मिलता है ना। या फिर लिखें कि क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत कुछ सीखने को है। तो प्यारे बच्चों, बधाई हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बधाई हो। टाइम लगा मुझे पता है मेरे बच्चे, बधाई हो आप सभी को। ठीक है, बधाई हो, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। ऐसे तो रिकॉर्डेड था बच्चों, चैप्टर 3 कंप्लीट। अब कल पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 4 कल पढ़ेंगे। टाइम मिले तो 5 भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल बच्चों हिंदी का हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर 4 और 5 पढ़ लेंगे कल। ठीक है, और मैथ नहीं हुआ तो हिंदी ही 2 चैप्टर कर लेंगे। हाँ सर, एसएसटी का नोट्स जो बचा है, एसएसटी का संडे को टोटल नोट्स मिल जाए, जो भी नोट्स बचा है मेरे बच्चे, एसएसटी का संडे को आपको नोट्स मिल जाएगा, संडे को आपको नोट्स मिल जाएगा एसएसटी में जो भी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा। सब लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, सवाल बनेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, हमारा काम है सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना, तो हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे सिलेबस, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बाय बच्चों, बाय। नीचे कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा सबको। ठीक है, फिर मिलते हैं सुबह बच्चों, एसएसटी क्लास है जरूर कीजिएगा, एसएसटी और इंग्लिश सुबह है। बाय।